नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लासरूम। मैं अमन तिवारी। आज की क्लास में हम लोग जून 2024 के यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में पूछे गए स्टेट्स और इकोनोमेट्रिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। टेस्टिंग फॉर को इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय। कौन से टेस्ट लगाया जाता है को इंटीग्रेशन टेस्ट के लिए? तो पहली बात, को इंटीग्रेशन होता कहाँ है? ये यूज होता है टाइम सीरीज एनालिसिस में। टाइम सीरीज एनालिसिस में को इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। अब टाइम सीरीज एनालिसिस में को इंटीग्रेशन का यूज लॉन्ग टर्म रिलेशन चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इधर दो वेरिएबल के बीच में लॉन्ग टर्म रिलेशन है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए को इंटीग्रेशन चेक किया जाता है। तो उसके लिए जो टेस्ट यूज किया जाता है वो है एंजल ग्रेंगर टेस्ट। तो इसके लिए जो टेस्ट यूज होता है उसमें है एंजल ग्रेंगर टेस्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन दूसरा भी हो सकता है। दूसरा है, इसमें और भी कुछ टेस्ट हैं जो कि सेम काम करते हैं। ऑरियालिस टेस्ट। एक और टेस्ट है जिसको बोलते हैं जोहानसन टेस्ट, और एक और है ARDL मॉडल। ये भी यूज किया, ये चारों मेथड यूज किए जाते हैं को इंटीग्रेशन टेस्ट करने के लिए टाइम सीरीज एनालिसिस में। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर ऑप्शन के बारे में देखें तो यहाँ जो फिलिप्स फेरोन टेस्ट PP टेस्ट है, इसका यूज हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस में स्टेशनरिटी टेस्ट के लिए करते हैं। स्टेशनरिटी टेस्ट इन टाइम सीरीज एनालिसिस। स्टेशनरिटी टेस्ट, इसके अलावा और भी टेस्ट यूज किए जाते हैं, जैसे ADF टेस्ट हो गया, ये PP टेस्ट हो गया, KPSS टेस्ट हो गया। ये सारे टेस्ट का यूज हम लोग स्टेशनरिटी टेस्ट के लिए करते हैं। एक और है चाउ टेस्ट। चाउ टेस्ट को भी समझ लेते हैं। चाउ टेस्ट का यूज इन टाइम सीरीज एनालिसिस फॉर स्ट्रक्चरल ब्रेक चेक करने के लिए करते हैं कि हमारे टाइम सीरीज में कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक है या नहीं है। इस चीज़ को चेक करना हो तो चाउ टेस्ट का यूज कर सकते हो। तो यहाँ 3 तरह का टेस्ट है जो कि टाइम सीरीज एनालिसिस में अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ चेक करने के लिए हम लोग करते हैं। जो चौथा ऑप्शन है एरर करेक्शन मैकेनिज्म, ये कोई टेस्ट नहीं है बल्कि ये एक मॉडल है। ये एक टाइम सीरीज का मॉडल है। ठीक है, एरर करेक्शन मैकेनिज्म मॉडल। तो पहले क्वेश्चन का जवाब हुआ तीसरा, एंजल ग्रेंगर टेस्ट। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है हेट्रोसेडास्टिसिटी में एराइज बढ़ेगा ड्यू टू वेरियस रीजन। किस किस कारण से हेट्रोसेडास्टिसिटी बढ़ सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रीजन। कौन सा इसका रीजन नहीं है? तो देखिए, किसी भी हम लोग जैसे CLRM पढ़े हैं, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल के कुछ एजम्पशंस हैं। ठीक है, वो एजम्पशंस में ये भी है कि इसमें होमोसेडास्टिक होना चाहिए। मतलब हमारा जो हेट्रोसेडास्टिक नहीं होना चाहिए एरर टर्म। हेट्रोसेडास्टिक नहीं होना चाहिए एरर टर्म। हेट्रोसेडास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो वेरिएंस है, वेरिएंस नॉट कांस्टेंट। बट जब भी हम लोग CLRM लगाते हैं तो उसके लिए मान के चलते हैं कि वेरिएंस को कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे हेट्रोसेडास्टिसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रिजल्ट जो आएगा वेरिएंस नॉट कांस्टेंट की ओर आप बढ़ेंगे। तो ये आपके CLRM के लिए बेहतर नहीं है। अगर CLRM आप इस एजम्पशन को फुलफिल नहीं करिएगा तो आप इसमें OLS नहीं लगाइएगा। अगर OLS मान लीजिए लगा भी दिए तो आपका रिजल्ट ब्लू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डेट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, हेट्रोसेडास्टिसिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। तो इस गिवन रीजन में से वो क्या क्या रीजन है जो कि बढ़ाएगा वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक्सट्रीमली लो और हाई वैल्यू ऑफ X एंड Y कोऑर्डिनेट्स इन द डेटा सेट। अगर मान लो ये
x है एंड ये y है। अगर आप इस x में या तो बहुत लो वैल्यू ले लो या तो बहुत हाई वैल्यू ले लो, या y में बहुत लो या बहुत हाई वैल्यू ले लो, इस केस में क्या होता है, हेटेरोसेडास्टिसिटी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको जब नॉट रीजन बताना है तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स ओवर टाइम, तो कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स ओवर टाइम जो होता है ये क्या कहलाता है, ये एक ऑटो कोरिलेशन कहलाता है, सीरियल ऑटो कोरिलेशन, जिसका टाइम सीरीज एनालिसिस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सीरियल ऑटो कोरिलेशन है, कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स ओवर टाइम। और ऑप्शन देख लेते हैं, इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द मॉडल। अगर फंक्शनल फॉर्म ऑफ द मॉडल में अगर इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन है, मतलब कि मॉडल कुछ और यूज करना चाहिए, आप मॉडल कुछ और यूज कर रहे हैं, तो उस केस में इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। तो इस केस में भी हेटेरोसेडास्टिसिटी बढ़ जाएगा। तो नॉट रीजन बताना है तो इस केस में भी बढ़ जाएगा, तो हम लोग इसका भी आंसर ये नहीं होगा। फिर क्या है, इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल। अगर वेरिएबल का आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, जैसे अगर लीनियर है तो उसको लॉग में या एक्सपोनेंशियल में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हो, अगर वो भी इनकरेक्ट हो गया तब भी आपका हेटेरोसेडास्टिसिटी मतलब वेरिएंस कांस्टेंट नहीं रह सकता है। तो ये भी आपका क्या होगा, हेटेरोसेडास्टिसिटी बढ़ाने वाला कारण है। इसमें आपका जो दूसरा दिख रहा है यही है जो कि हेटेरोसेडास्टिसिटी के बारे में नहीं कर रहा है, बात कर रहा है, बल्कि कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल ओवर टाइम, जो कि एक तरह का सीरियल ऑटो कोरिलेशन है जो कि टाइम सीरीज एनालिसिस में यूज किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर होगा दूसरा। आज का तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा, इंडोजेनस वेरिएबल किससे रिलेटेड है। तो इंडोजेनस वेरिएबल का यूज हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में करते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में हम लोग इंडोजेनस वेरिएबल का यूज करते हैं। काउंट आर स्क्वायर, जैसे हम लोग नॉर्मल जनरल जो रिग्रेशन देखे हैं उसमें हम लोग आर स्क्वायर निकालते हैं। आर स्क्वायर किस लिए, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, मतलब एक्सप्लेनेशन बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहा है। सेम तरीके से अगर आपके पास ऐसा रिग्रेशन हो जिसमें हम लोग डमी वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, डमी वेरिएबल वाला रिग्रेशन हो, तो इस केस में भी जो आर स्क्वायर निकाला जाता है वो इस तरह का आर नहीं होता है, बल्कि इसको कहते हैं काउंट आर स्क्वायर। तो काउंट आर स्क्वायर का यूज हम लोग लॉजिट रिग्रेशन, और लॉजिट रिग्रेशन कब यूज किया जाता है, डमी वेरिएबल के केस में। ठीक है, लॉन्च बॉक्स स्टेटिस्टिक्स, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट का सिग्निफिकेंस बताने के लिए। ऑटो कोरिलेशन का अगर हमको कोफिशिएंट का सिग्निफिकेंस बताना है तो लॉन्च बॉक्स स्टेट्स का यूज करेंगे। एक आता है लिस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल। लिस्ट स्क्वायर जिसको हम लोग शॉर्ट में LSDV मॉडल भी कहते हैं, ये एक तरह का फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल है, टाइप ऑफ फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। तो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल कहाँ यूज किया जाता है, पैनल डेटा रिग्रेशन में, तो ये हो जाएगा इसका। अब हम लोग मैच करा लेते हैं, इंडोजेनस वेरिएबल ए का दूसरा, ए का दूसरा, ए का इसको कट कर दो, फिर है काउंट आर स्क्वायर लॉजिट में, यानी कि बी का चौथा, बी का चौथा, यानी कि बी यहाँ है, हमको ये दोनों कट कर देना है, ये मिल गया आंसर। सी का पहला है और डी का तीसरा, तो इस तरह से ये तीसरे का जवाब हुआ। अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ये कह रहा है यू हैव कैरिड आउट ए रिग्रेशन एनालिसिस बट आफ्टर थिंकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल यू हैव डिसाइडेड दैट यू मस्ट स्वैप करना है आपको द एक्सप्लेनेटरी एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल। मतलब क्या कह रहा है, जैसे एक रिग्रेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स बनाया है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये रिग्रेशन सही नहीं है, हमको ये करना है x इक्वल टू सी प्लस डी वाई, ये हमको रिग्रेशन बनाना है। हाँ, तो आपने स्वैप कर दिया है, एक्सप्लेनेटरी को रिस्पॉन्स में कर दिया, रिस्पॉन्स को एक्सप्लेनेटरी में। तो आफ्टर रिफिटिंग द रिग्रेशन मॉडल ऑफ द डेटा क्या क्या हो सकता है, तो ये देखो मैंने क्या बताया था, कोरिलेशन, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन विल चेंज। ये देखिए आर अगर आप एक्स वाई करिए या आर वाई एक्स करिए, ये दोनों बराबर होते हैं, तो कोरिलेशन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन विल चेंज, नो,
ठीक है, क्या होगा ये हमको आंसर में बताना है, तो ये नहीं होगा। द साइन ऑफ स्लोप विल चेंज, क्या साइन ऑफ स्लोप चेंज होगा? नहीं। y और b के बीच में जैसे मान लो कि ये x है और ये y है, इसके बीच में मान लो कि रिलेशन कोई बन रहा है, ऐसा कोई रिलेशन है, तो आप अगर x को इधर भी लेते जाओगे और y इधर आ जाएगा तभी तो स्लोप तो वही रहेगा, स्लोप सेम रहेगा, तो साइन ऑफ स्लोप भी नहीं बदलेगा, तो इसलिए इसका भी आंसर ये भी नहीं रहेगा। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, अब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है? आर स्क्वायर है, तो जब आर दोनों में सेम है तो आर स्क्वायर भी सेम ही रहेगा, तो ये भी नहीं बदलेगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। द वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर एरर विल चेंज, सम ऑफ स्क्वायर एरर विल चेंज, तो आपका सही उत्तर होगा चौथा। क्यों होगा कि देखिए सम ऑफ स्क्वायर एरर क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग y को एस्टिमेट करते हैं, किस बेसिस पे? हम लोग सैंपल निकालते हैं और उससे एक एरर को ऐड करते हैं, एरर टर्म को, ठीक है, ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो और इसमें से हम जब करेंगे तो इससे क्या आएगा, हमको हमारा चेंज हो जाएगा x और xi प्लस एरर टर्म, इसका जो एरर टर्म होगा। तो ये देखिए, ये हम एस्टिमेशन के लिए करते हैं यूज, ये हम लोग अब यहाँ पे चूंकि वेरिएबल ही चेंज हो गया तो यहाँ के एरर टर्म और यहाँ के एरर टर्म में ऑफ कोर्स चेंज आ जाएगा, इसीलिए द वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर एरर विल चेंज होगा। तो इसका सही जवाब होगा कि सम ऑफ स्क्वायर एरर विल चेंज। चलिए ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेस्ट एच नॉट म्यू इजकल टू म्यू नॉट व्हेन बोथ अननोन है, तो अननोन है तो टेस्ट स्टूडेंट टी टेस्ट लगाएंगे हम लोग, स्टूडेंट टी टेस्ट लगाएंगे। अब कह रहा है कि हमको ये टेस्ट लगाने के लिए एच नॉट का वैल्यू दिया है, नल हाइपोथेसिस हमारा दिया है, इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस एच ए होता है। तो जब हम लोग इसमें टी टेस्ट लगाएंगे तो टी टेस्ट में जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, टी टेस्ट में पहले तो टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस, चूँकि म्यू नॉट दिया हुआ है क्या, पॉपुलेशन का, तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है डिवाइडेड बाई रूट अंडर एन, ये फॉर्मूला होता है टी टेस्ट का। लेकिन टी टेस्ट का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होता है, n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, ये भी अननोन है, ये तो पता नहीं है, तो हम लोग इसकी जगह क्या यूज करेंगे, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन, और सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। तो ये जो एस है ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड एरर है, तो स्टैंडर्ड एरर को कैसे काउंट किया जाता है, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, तो रूट अंडर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और इसमें जो यूज किया जाता है वो n-1, यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो वो n-1 यूज किया जाता है, इसीलिए टी टेस्ट को का डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 माना जाता है, और फॉर्मूला क्या होता है, टी टेस्ट एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एस बाई रूट अंडर एन, यानी कि टी, और ये जो टी के सब्सक्रिप्ट यूज किया जाता है ये बताता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 हुआ, एक्स बार माइनस म्यू नॉट, और ये फॉर्मूला हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, कह रहा है एस्टिमेशन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इन द प्रेजेंस ऑफ हाई बट नॉट परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। सेम वही CLRM का क्या है, हमारा एजम्पशन है, एजम्पशन क्या है कि मल्टीकोलिनियरिटी प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, ये है क्या, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बीच में, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन, यही तो है। अब बताइए, जब ये है हमारे एस्टिमेशन के टाइम में ये है, तो उससे रिजल्ट पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो ये देखिए हाई कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द एस्टिमेट, ऑफ कोर्स हाई कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जेड का वैल्यू क्या करेगा, ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, हमारा डेटा ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, चूँकि क्या है एक दूसरे से सारा रिलेटेड है, तो हाई कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा। हाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हमारा उसमें वो एक्सप्लेनेशन आ रहा है। और देखिए इस केस में क्या होता है, मल्टीकोलिनियरिटी के केस में एस्टिमेट ब्लू ही रहता है, ये इसमें चेंज नहीं होता, मल्टीकोलिनियरिटी में ब्लू ही आपका जो रिजल्ट आएगा, भले इस एजम्पशन को आप नहीं मान रहे हो, लेकिन तब भी आप अगर OLS लगाओगे तो ब्लू ही रिजल्ट आता है।
तो ये तो चेंज नहीं होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल द एस्टिमेट्स आर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ये गलत है। अगर मल्टीकुलरिटी है तो एजम्पशन ने आपने फुलफिल नहीं किया है, तो OLS लगाओगे भले ही ब्लू आएगा, लेकिन सारे आपके जो एस्टिमेट हैं वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आज एज पर नेशनल हेल्थ सर्वे 5, नेशनल हेल्थ सर्वे 5 है 2019-21 का। और नेक्स्ट जो अभी है सबसे लेटेस्ट जिसका अभी नहीं आया है, NFHS 6 जो कि 2023-24 का डेटा है, अभी आने वाला है इसका रिजल्ट। तो इसमें कह रहा है एग्ज़ाम के टाइम में इसका जो इतना भी डेटा है इसको आप लोग जरूर मेमोराइज करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स ड्यूरिंग सर्वे, तो ये 1020। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि जनरल हेट्रोसेडास्टिसिटी टेस्ट ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, फिर है जनरल टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन, फिर है टेस्ट फॉर साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनिटी का टेस्ट कौन कौन से होते हैं। जनरल टेस्ट फॉर स्पेसिफिकेशन एरर, स्पेसिफिकेशन एरर के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो ये हम लोग को बताना है आज इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग ये बताते हैं। पहले देखते हैं टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी। तो टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी के लिए यूज करते हैं हाउसमैन टेस्ट। ये एक्चुअल में साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल इसमें यूज किया जाता है, तो इसमें हाउसमैन टेस्ट यूज करते हैं। तब हम लोग बताते हैं कि साइमल्टेनियस यूज किया जा सकता है या नहीं यूज किया जा सकता है। फिर एक जनरल टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर, मतलब हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफाइड है या अनस्पेसिफाइड है, तो उसके लिए हम लोग जो टेस्ट लगाते हैं रामसे रीसेट टेस्ट। इसका पूरा नाम है रामसे रीसेट टेस्ट। ठीक है, फिर आते हैं, अब ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया, जनरल टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ये, हमेशा मतलब 2-4 टेस्ट तो आप लोगों को याद रहने चाहिए। ऑटो कोरिलेशन में हम लोग जो मेन यूज एक करते हैं उसको कहते हैं ब्रूस गॉडफ्रे टेस्ट। ये यूज किया जाता है ऑटो कोरिलेशन चेक करने के लिए जनरल रिग्रेशन में। इसके अलावा एक और फेमस है जिसको हम लोग बोलते हैं डर्बिन वाटसन टेस्ट, इसका भी हम लोग यूज करते हैं। हेट्रोसेडास्टिसिटी टेस्ट करने के लिए वाइट टेस्ट का यूज किया जाता है। और वाइट टेस्ट के अलावा एक तो इसी नाम से है, ब्रूस के नाम से, ब्रूस पेगान टेस्ट। फिर इसमें आते हैं एक और है गोल्ड फेड क्वांट टेस्ट, और एक और है लेजर टेस्ट। तो इन सब का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हेट्रोसेडास्टिसिटी टेस्ट करने के लिए करते हैं। तो अब हम लोग मैच कर लेते हैं। ए का तीसरा इसको कट करो, ए का तीसरा, बी का चौथा, यानी कि ए भी कट हो गया, हमारा तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, एनकोवा मॉडल इंक्लूड रिग्रेसर। देखिए, एनकोवा मॉडल का यूज किया जाता है डमी वेरिएबल के केसेस में। जब डमी वेरिएबल पे आप रिग्रेशन लगाओगे तब एनकोवा मॉडल लगाते हो। और एनकोवा मॉडल इसमें भी जैसे डमी वेरिएबल में एक तो एनोवा लगता है और दूसरा एनकोवा लगता है, और भी मॉडल है इसके अलावा, लॉजिक, प्रोबेबिलिटी, ये सब भी है। तो एनोवा और एनकोवा लगता है। तो एनकोवा जो मॉडल होता है वो तब लगता है जब बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो। जब दोनों तरह का वेरिएबल हो तो उस केस में हम लोग एनकोवा मॉडल लगाते हैं। और जब ओनली दोनों क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव एंड सॉरी, यहाँ हम इसको नोट कर देते हैं, एनोवा तब लगाते हैं जब दोनों ऑल क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो, ऑल, और एनकोवा तब लगाते हैं जब क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव वेरिएबल हो। ठीक है, तब हम लोग एनकोवा लगाते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स और इकोनॉमेट्रिक्स के क्वेश्चन लाएंगे और उसको बढ़िया से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।